इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत दे दिया है, ये आपकी बड़ी खबर। और डेटा मोशाय, यकीन मानिए 1 घंटा पहले डेटा मोशाय ने एग्जैक्टली यही कहा था जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये डेटा मोशाय ने एग्जैक्टली यही वर्ड्स कहे थे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। और ये रुझान है, एक बार फिर से बता देते हैं, वापस रुक कर लेते हैं डेटा मोशाय के पास डेटा को समझने के लिए। वहीं पर मौजूद है गौरव डेटा मोशाय के साथ झारखंड का। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिल गया है। ईसी के रुझानों में, यानी अभी तक के जो रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमारे सामने हैं, उसमें एनडीए को बहुमत मिल गया है। एनडीए की तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। 187 पर एनडीए आगे, बहुमत से काफी आगे। 145 है बहुमत का वो जादुई आंकड़ा और 187 पर इस वक्त एनडीए आगे। एमवीए काफी पिछड़ता हुआ 83 पर आगे चल रहा है। यानी महाराष्ट्र की तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा उपचुनावों के नतीजे किसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं, इस पर भी आइए जल्दी से गौर करते हैं। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी में मीरापुर पर आरएलडी आगे, कुंद्रकी में बीजेपी, गाजियाबाद में बीजेपी, खैर में बीजेपी, करहल में समाजवादी पार्टी आगे, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी आगे, फूलपुर में बीजेपी, कटहरी में बीजेपी, मंझवा में बीजेपी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में झुंझुनू बीजेपी आगे, रामगढ़ में और दौसा में कांग्रेस आगे, देवली, उनियारा, खींवसर में बीजेपी आगे। यह है राजस्थान का अभी तक का जो डेटा हमारे पास आया है। सिताई में टीएमसी, ये देखिए पश्चिम बंगाल में एक तरफा है मामला। 6 की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी आगे चल रही है। पार्था हमारे साथ मौजूद है। पार्था, पश्चिम बंगाल में तो सूरत बदलने का नाम ही नहीं ले रही है, हर सीट पर टीएमसी आगे। देखिए, कुछ खास वजह? बाई इलेक्शन जब होता है तो गवर्नमेंट का बहुत उधर, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का दबदबा, रूलिंग पार्टी होता है। और वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स का कल्चर ही थोड़ा आप बुरा बोलेंगे, पावर मतलब मसल बहुत यूज होता है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइन में नहीं है। ये बंगाल जो पॉलिटिक्स समझता है उनको मालूम है इधर टीएमसी जीतेगा, बट ये इंडिकेशन नहीं, अब नहीं बोल सकते हैं। मतलब जनाधार बहुत अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में देखिए, अब यूपी का जो बाई इलेक्शन है, अब इधर भी क्या होगा, जो गवर्नमेंट में है उनको एडवांटेज मिलेगा ही। ठीक है ना, तो इससे आप डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं कर सकते जहां जो हो पार्लियामेंट इलेक्शन वो इंप्रूव हो गया। लेकिन यूपी विधानसभा उपचुनाव के जो अभी रुझान आ रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माने जा सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं बाई इलेक्शन में आपका गवर्नमेंट का एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो वो एडवांटेज यहां पर भी नजर आ रहा है। यहां पर भी मतलब जो यूपी में जो एडवांटेज आपको बीजेपी को दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम में सीडली से यूपीपीएल आगे, बोगाईगांव से एजीपी आगे, बेहाली से और समागुरी से बीजेपी आगे। ये आसाम जो है वो साफ तौर पर यहां पर क्लियरली एनडीए और ट्रेंड मतलब आसाम में रहेगा। बिल्कुल। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में क्या प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर है भी या नहीं? तरारी से बीजेपी आगे, रामगढ़ से अभी पता नहीं है, इमामगंज से आरजेडी आगे, बेलागंज से जेडीयू आगे। 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लड़ रही थी ना। एक बार देखना पड़ेगा वोट शेयर कितना आ रहा है, वोट शेयर कितना है, फिर पता चलेगा कि प्रशांत किशोर फैक्टर ने कोई असर डाला है या नहीं डाला है। पंजाब में देखिए, डेरा बाबा नानक से कांग्रेस आगे, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी आगे, बरनाला से कांग्रेस आगे। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबरी का हिसाब किताब यहां पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की तो तस्वीर देखिए बिल्कुल साफ है, लेकिन झारखंड में पेच फंसा हुआ है। कांटे की टक्कर झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन जब मैं डेटा मोशाय से बात कर रहा था तो इन्होंने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। इन्होंने कहा झारखंड में सब कुछ क्लियर है। कैसे क्लियर है, जरा डेटा मोशाय हमें समझाइए अपनी इस जादुई वॉल के जरिए। ये देखिए, मेन जो है आप देखिए झारखंड का अभी वोट शेयर चेक कर लेंगे। हाँ, तो वोट शेयर में देखेंगे यूपीए 43, ये 35। ओके। और ये देखिए पहले जो हिसाब से आप देखेंगे 35, 33, 22 था। तो मतलब यूपीए का वोट शेयर 35 से 43 एक जंप हो रहा है 7%। ओके, मतलब 8%, 9%। ये देखिए, तो मतलब इट इज ए क्लियर
उधर यूपीए गवर्नमेंट इन झारखंड, ये इसमें एकदम क्लियर है। ठीक है पार्था, मैं इसको डिटेल में मैं चाहूंगा बताएं आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आ रही है। देखिए सभी 81 सीटों के रुझान झारखंड में आ गए हैं। कांग्रेस प्लस जो है यहां पर आगे चल रही है। सभी 81 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। कांग्रेस प्लस 44, फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का पार्था अभी जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करने लगा है। बीजेपी 36 सीटों पर आगे, यानी बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस 44 सीटों पर आगे। 50 क्रॉस कर जाएगा और ये 50 क्रॉस कर जाएगा। ये पार्था डेटा एनालाइज करके बता रहे हैं। इधर क्या जो एससी जो सीट्स है, हाँ आप देखेंगे एससी जो रिजर्व सीट्स है उधर क्या है, यूपी बुरा अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। ठीक है, हाँ। आप देखेंगे ये सीटों में भी वोट शेयर में आप देखेंगे 32 से 49, तो मतलब एक एससी वोट का एक मेजर स्विंग जो यूपी का फेवर में झारखंड में हो वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी 1000 रुपये का जो काम है, दोनों स्टेट में जो विनिंग फैक्टर है वो लाडली बहना, लाडली बहना, इधर मैया योजना उधर लाडली बहना योजना, Yes. इसने बड़ा असर दिखाया है। ये देखिए वोट शेयर जो है वो 49.7%। एससी सीट में मतलब एससी सीट्स पर यूपीए का वोट शेयर जो है वो 49.7%, जो 32 रहता था। 32.5%। मतलब डिफरेंस आप देखिए कितना ज्यादा नजर आ रहा है। मेन जो है 32 था, 49 जंप हो रहा है। हाँ। 15% जंप हो रहा है। हाँ। मतलब जहां पर एससी आबादी है वो क्लियरली वोट कर रहा है अभी आपका यूपीए को। ठीक है, यानी झारखंड में भी आप देखिए वोट परसेंटेज के मामले में जो यूपीए है वो बहुत आगे नजर आ रहा है। यानी पार्था के डेटा के हिसाब से क्लियर कट विन यहां पर नजर आ रही है यूपीए की, जबकि महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल जुदा है। यहां पर एनडीए जो है वो पूरी तरह से आगे निकल चुका है। 188 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 82 सीटों पर एमवीए। सुमेरा। जी हाँ, हम एक बार फिर से तस्वीर बता दें, बड़ी खबर बता दें। निशांत भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। तो देखिए किस तरह की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। जो बड़ी बात इस वक्त दिखाई दे रही है, जो बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 188 पर एनडीए आगे, साफ तौर पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, आगे है बहुत ज्यादा, 82 बहुमत से कहीं आगे निकल चुकी है। बाला साहेब थोराट 6000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, नवाब मलिक और सना मलिक दोनों पीछे चल रहे हैं, यानी नवाब मलिक और उनकी बेटी दोनों पीछे चल रहे हैं। राहुल नार्वेकर 4500 वोट से आगे चल रहे हैं। राहुल नार्वेकर जो स्पीकर थे तब जबकि फैसला लिया गया दोनों दलों को लेकर, बाला साहेब थोराट 6000 वोट से पीछे हैं। बाला साहब थोराट पीछे चल रहे हैं। सोचिए, अब जरा अपनी स्क्रीन को देखिए और 2-3 बार अपने चश्मे को साफ करिए। आंखों में अगर थोड़ा सा कीचड़ आ रहा है उसको भी निकालिए, क्योंकि एनडीए ने महाराष्ट्र में जो आंकड़े, ये हमारा कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये एक्चुअली वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान है। 190, 287 में से 190 और एमवीए 80, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यहां पर झारखंड में है। कांग्रेस प्लस 44, बीजेपी 36, ये झारखंड की तस्वीर आपके सामने है। और अदर्स 1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। कलरिंग देखिए, अब ये कलरिंग आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की है, लेकिन सुमेरा नोट करिए इस कलरिंग में विदर्भ में बहुत ज्यादा आपको सैफरन कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंटरेस्टिंग खबर है। विदर्भ में बहुत ज्यादा नहीं है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में नागपुर के अंदर 11 में से सिर्फ 7 सीटें या 6 सीटें जीते थे, जब 12 में से 11 सीटें 2014 में सिर्फ नागपुर से जीते थे। तो ये कलर विदर्भ के लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी जीत अगर कहा जाए महाराष्ट्र में, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन झारखंड में मायूसी हाथ लगी है। कांग्रेस प्लस 45, बीजेपी 35। बाबूलाल मरांडी सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। और एक इससे दिलचस्प सवाल निकलकर सामने आता है। जयशंकर गुप्ता जी, हमने झारखंड में देखा कि एक बहुत बड़ा स्लोगन था कि किस तरह से यहाँ पर घुसपैठिए आए। एक बड़ी खबर बता देते हैं, फिर हम इस सवाल पर आएंगे। बड़ी खबर देखिए, हम दोनों राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे 9000 वोट से आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, कितने वोट से आगे। लेकिन अब जो है ये प्रॉपर ईवीएम का कैलकुलेशन है।
अभी कई राउंड्स होने बाकी हैं। इसमें एकनाथ शिंदे जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतते आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है। 195 200 के करीब 200 के करीब 200 के करीब महाराष्ट्र में एनडीए। लेकिन झारखंड इग्नोर मत करिए, वहां पर जेएमएम हेमंत सोरेन ने वाकई में अगर कहा जाए, अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये झारखंड में बहुत बड़ी जीत होगी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी। और कांग्रेस के लिए एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर कैंपेनिंग कम की थी। अगर वो शायद कम सीटों पर चुनाव लड़ते तो शायद और ज्यादा नंबर्स उनके फेवर में आते। क्या ये सोचने वाली बात है? मेरे साथ हमारे खास मेहमान आ गए। अवधेश जी, देखिए ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, एक बड़ा सवाल ये है कि आप झारखंड में एक नारा दिया आपने कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं, तो वो वहां पर क्या चला नहीं, और एक है तो सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे, वो महाराष्ट्र में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वही मुद्दा आप यहाँ उठा रहे हैं तो अलग तरह की तस्वीर है, या वो काम यहाँ पर नहीं कर रहा है झारखंड में? नहीं, दोनों राज्य के चरित्र में, वहाँ के सामाजिक समीकरण में और दोनों राज्य के स्थानीय और नेताओं के मुद्दों को अंतर करके देखना पड़ेगा। पहले झारखंड पर ही आ जाते हैं जी। देखिए, झारखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाद में महसूस हुआ कि थोड़ी रणनीतिक भूलें हुई हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके मुद्दे हैं जिनके कारण वो पीछे गए, उनको उठाने से वोट आएगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या है कि जो चंपई सोरेन को आपने लाया था और चंपई सोरेन को बहुत बड़ा हीरो बना के पूरे झारखंड में आपने घुमाया, लेकिन वो बीजेपी के मुद्दे उठाने वाले नेता नहीं थे। वो वहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनका ओरिजिनेशन था। बीजेपी के जो आदिवासी अपने नेता हैं, उनके उस ढंग से यात्राएं बीजेपी ने नहीं कराई जो 4-5 नेता थे। और पिता पुत्र दोनों को टिकट दिया है। पिछली बार वो 3700 वोटों से लगभग जीते थे, इतनी बड़ी विजय भी नहीं थी। तो एक तो ये रणनीतिक। दूसरी भूल हुई है कि जो बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो खड़े हो गए। तो चूंकि शिवराज सिंह चौहान की एंट्री बाद में हुई, आप देखेंगे करीब 6 से 7 सीट पर, 5 पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो काफी वोट काट रहे हैं, 12-15 हजार तक का वोट लोग काट रहे हैं। तो 5-6 सीट तो उन्होंने पीछे कर दिया। जो तीसरी बात हुई है, जो मैया सम्मान योजना, 3-4 काम जो हेमंत सोरेन ने किया है कि आपने 3 महीने का पैसा महिलाओं के खाते में भेज दिया। तो यानी ये जो मैया योजना है, इसको लेकर अगर हम महिलाओं को पैसे देने की जो बात है, उसे महाराष्ट्र में जिसने खाते में पैसे पहुंचा दिए उसकी भी बल्ले बल्ले हो गई, और झारखंड में जिसने खाते में पैसे पहुंचा दिए उसकी भी बल्ले बल्ले। नहीं, एक बड़ा कारण इसको मान सकते हैं, लेकिन यही कारण नहीं था। देखिए, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो देखेंगे कि किसी भी पार्टी से अभी भी ज्यादा है। दोनों वोट परसेंटेज में बहुत अंतर है, लड़ाई बहुत अब कांटे की है अभी। लेकिन जो छोटा नागपुर और कोल्हान का क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र में बीजेपी इस बार भी अच्छा नहीं कर रही है। नमस्ते। तो लेकिन देखिए, ओवरऑल महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है, जब मैं 200 पे पहुंच चुके हैं जी। जब मैं उस दिन मतलब बरली में एक वोटर को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मेरा तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। कुमार कुंदन इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर पर और आनंद देवेंद्र फडणवीस के घर पर। ये बताइए मुझे आप, कुमार कुंदन, आप जहां पे खड़े हैं, पटाखे तो खैर बैन है, लेकिन मिठाइयां, ढोल नगाड़े, वो सब दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ माहौल बन रहा है वहां पर। 200, एक मिनट कुमार रुक जाइएगा। कुमार कुंदन, एनडीए 200 हो गया है, एमवीए 74 हो गया है, और तुरंत नीचे आ जाइए हमारी स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देखिए, 47 झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस, और बीजेपी 33। बैक टू यू कुमार कुंदन, 202। ये तस्वीर कुछ कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दे रही है। कुमार कुंदन बताइए क्या हाल है वहां पर? देखिए निशांत, अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा तो पुलिस ने अपना पूरा जमावड़ा बनाया हुआ है और अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि यहाँ पे अगर कुछ होता है तो किस तरह से संभालना है। बाकायदा टेंट वेंट सब लगे हुए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो फिलहाल यहाँ नहीं दिख रही है। दरअसल हमें जो जानकारी मिली है, कार्यकर्ताओं को तब तक के लिए रोका गया है जब तक इस बात की पूरी संभावना ना बन जाए कि हमारी ही सरकार बन रही है, तभी जाके कार्यकर्ताओं का यहाँ जुटना और ढोल लगाड़े पटाखे। नहीं, लेकिन सरकार से ज्यादा मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस के यहाँ क्या उस तरह की खुशी की लहर भी है? बीजेपी ने अपना जो पुराना आंकड़ा था उसको पार कर लिया है, 113 पर बीजेपी दिखाई दे रही है। बैक टू यू कुमार कुंदन, जो सुमेरा ने आपसे सवाल पूछा।
देखिए सुमेरा, आपको याद होगा कि जब संकल्प पत्र कार्यक्रम चल रहा था तो अमित शाह ने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि जिस वक्त चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद तीनों पार्टियों के लोग बैठेंगे और फिर मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन लोकतंत्र में संख्या का बहुत ही महत्व है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संख्या में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है अभी तक के हिसाब से, ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा दावा मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी लेकिन की तरफ से होगा। एक और होगा क्या, दावेदार, ये कहना मुश्किल है, एक और लेकिन इतना जरूर दावेदार, है कि एक और दावेदार जो शिंदे हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, आप शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं फिलहाल वो, और इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में वो सीटें भी जीत रहे हैं, यानी उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा इस वक्त भी है, 55 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। तो क्या वो होंगे, क्या बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को आगे रखने वाला जो ट्रेंड है उसे महाराष्ट्र में जारी रखेगी या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? जी देखिए, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। कुंजे जो थे वो थे एक नाथ शिंदे के घर के बाहर। हम अभी देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मौजूद है, जिनका सरकारी आवास है सागर बंगलो, वहाँ पर मौजूद है। अभी उनके घर के बाहर हलचल नहीं है, लेकिन जरूर है अंदर घर के अंदर हलचल शुरू हो गई है। और रही बात सीएम की, तो बीजेपी कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ पे एक बड़े चेहरे हैं, वो सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के महाराष्ट्र में। और जिस तरह पिछली बार उनको सीएम की बजाय डिप्टी सीएम बनाया था, जाहिर तौर पर ये उनके साथ नाइंसाफी भी थी। गठबंधन धर्म हो सकता है, लेकिन इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से मेहनत की है और जिस तरफ से उन्होंने पूरा प्रशासनिक कंट्रोल अपने पास रखा और प्रशासन को चलाया, तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। एक नाथ शिंदे सीएम का चेहरा थे, अभी सीएम वो है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बार फिर से बीजेपी के पास आना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस के पास आना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो आपने अमित शाह की रैली सुनी होगी, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच पर मौजूद थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप देवेंद्र फडणवीस को जिताइए, हम इनको बड़ा पद देंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी इस बार मान के चल रही है कि पिछली बार जो हुआ था वो पुरानी बात होगी। जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए। आप जो बता रहे हैं, हमारे के शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। आपसे 1-2 दिन पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, महाराष्ट्र के लिए क्या शानदार जीत हुई है, बहुत बढ़िया। लेकिन झारखंड में तस्वीर जो है वो आप थोड़ी चिंताजनक हो गई है। 46 वहां पर कांग्रेस, हमारा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं जो स्क्रीन पर आ रहा है, 32 बीजेपी, अदर्स 3 पर है। देखिए, मेरा आपसे सवाल महाराष्ट्र पर नहीं है, वो आपको बधाई, लेकिन झारखंड में क्या हुआ है? मैं समझ सकता हूं आप बोलेंगे इट्स टू अर्ली, लेकिन फिर भी अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं टू अर्ली तो आपको निश्चित तौर से अभी कोई परिणाम का समय है नहीं, 12-1 बजे तक बहुत परिस्थिति क्लियर होगी। लेकिन निशान जी, मैं अपने अनुभवों से एक बात कह सकता हूं कि जो छोटे राज्य होते हैं, आपने हरियाणा का भी परिणाम यदि देखा हो तो वो जाकर 1-1.5 बजे 2 बजे तक क्लियर होते हैं, क्योंकि छोटे राज्यों में जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत कम ज़्यादा के होते हैं। हाँ, सही बात है। बड़े राज्यों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। ठीक कह रहे हैं आप जब भी बड़े राज्यों का परिणाम देखेंगे तो 10:30-11 बजे तक लगभग सारे एक अंदाज बाहर निकल आते हैं। छोटे राज्यों में प्रॉब्लम रहती है और ट्राइबल राज्य भी है, लेकिन बहुत होपफुल हैं हम वहाँ पर। और मैं आपको कह सकता हूँ कि अंतिम परिणाम आते तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ जो है बहुमत की सरकार बनेगी। रही बात महाराष्ट्र की, आपने धन्यवाद दिया, मैं आपको भी धन्यवाद इस बात का देता हूँ, बधाई दिया आपने। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत स्पष्ट है, इतना मार्जिन है कि ये कम भी नहीं हो सकता, और कम भी होगा तो कहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो विजय हुई है और झारखंड में भी जो विजय होगी, वो हमारे डबल इंजन की जो सरकार जो महाराष्ट्र में चली है, और वहाँ एक अलग सरकार थी और झारखंड में, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने ये डेवलपमेंट के जो काम हुए ये उसकी जीत है। मोदी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता है, विश्वास है, ये उसकी जो है बड़ी जीत है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता अमित भाई शाह, उनकी जो रणनीतियाँ हैं और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये जो है हमको ये जीत दिला रही है। क्योंकि जी आप मेरे साथ बने रहिए। संतोष जॉय जी हमारे साथ हैं। सर, ये आंकड़ा देख रहे हैं सर आप स्क्रीन पर? मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूं, जो स्क्रीन पर आंकड़ा है वो नहीं, लेकिन जो स्क्रीन के अंदर छिपा हुआ आंकड़ा है, बीजेपी ने 149 से 148 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस वक्त 113 निकाल रहे हैं वहां से वो। एनसीपी 52 में से 35, शिवसेना शिंदे
58-83 में से, ये आप देख रहे हैं आंकड़ा। और दूसरी तरफ देखिए जरा आप, कांग्रेस 103 में से 26, शिवसेना उद्धव 96 में से 18, और जो सबसे ज्यादा सीटें, मतलब अभी तक उन्होंने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, शरद पवार, वो देखिए आप 87 सीटों पर लड़ा, और उनका आंकड़ा कितना था सुमेरा? भी यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले ये बड़ी खबर बता देते हैं और उसके बाद आप जॉय सर आप अपनी बात कीजिएगा। देखिए वायनाड प्रियंका गांधी 1 लाख वोट से आगे, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि मेरा ये ब्रेकिंग तो रही है, देखिए ये ब्रेकिंग नहीं रही है। हाँ, लेकिन यही था कि वो कितने वोट के अंतर से जीतेंगी। अब ओह, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा जी भी आ गए हैं। संतोष जी, मैं आपको थोड़ा सा इंतजार कराऊंगा, क्योंकि मुंबई के और महाराष्ट्र के बारे में उनसे सवाल जरूर होना। चरण सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बधाई भी दूंगा झारखंड के लिए, जहां पर अभी अर्ली ट्रेंड्स में आपका अलायंस बहुत अच्छा कर रहा है। 47, मैं अपनी स्क्रीन बता रहा हूं आपको, बाहर का जो है वो मुझे नहीं पता, अपनी स्क्रीन आपको रेफरेंस पॉइंट पर जेएमएम 47, बीजेपी 32, जेएमएम कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी प्लस 32, 81 में से अर्ली ट्रेंड से। लेकिन सर महाराष्ट्र में 209 एनडीए, एमवीए 66, अदर्स 13, और कांग्रेस पार्टी 103 में से सिर्फ 26। एग्जैक्टली। आपका स्ट्राइक रेट क्या हुआ, कहां पर गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है, क्या है आपका आंकलन सापरा जी? देखिए, जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं उसमें नतीजे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो वहां पर सरकार बना सकता है, और महाराष्ट्र के जो रुझान जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बहुत चिंताजनक ये रुझान है। और मैं समझता हूं कि अभी 3 राउंड या 2 राउंड बहुत जगह पर हुए हैं, पिक्चर अभी बाकी है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद में हम सुनिश्चित रूप से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक 8 या 9 राउंड नहीं हो जाते तब तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने से फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको जो ये रुझान नजर आ रहे हैं ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। सापरा जी, एक केविएट में इसमें ऐड करता हूं, वो केविएट है वोटिंग परसेंटेज और ईसी की तरफ से जो कहा गया। ईसी ने कहा है कि आप एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई है, और केविएट ये है सर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग केविएट है, कि वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है एनडीए की। मेरे आपसे जो सवाल है सर वो महाराष्ट्र को लेकर है। झारखंड में इसमें इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट नहीं है, वो मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा। मैं आपसे झारखंड महाराष्ट्र में पूछूंगा। सर मुझे एक बात बताइए, लोकल लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप या फिर अलायंस मिसमैनेजमेंट, इन तीनों में से कौन सा फैक्टर इस खराब परफॉर्मेंस के लिए डोमिनेट कर रहा है? प्लीज ये मत बोलिएगा कि ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको, आपका इंस्टिंक्टिव, आप बहुत पुराने नेता हैं, इंस्टिंक्टिवली आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो फिर से मैं ये चीज दोहराना चाहूंगा कि अभी मात्र 2 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। हमें जब तक 8 राउंड, क्योंकि 16 राउंड या 18 राउंड होने हैं हर जगह पर, तो जब तक हम 8 राउंड या 9 राउंड की काउंटिंग न हो जाए तब तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने से फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि 210 दिखा रहे महायुति को और हमारे 65 या 66 दिखा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इसके ऊपर मात्र 1 या 2 कारण नहीं होंगे, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन तो करनी पड़ेगी। आप मेरे अकेले की राय लेकर के, तो मैं अकेला तो कांग्रेस पार्टी हूं नहीं, तो इसी तरह से कुछ राज्य के भी गलतियां मैं आपसे फीलर्स ले रहा हूं, मैं आपसे फीलर्स और आपके निश्चित रूप से उसके बाद में इंट्रोस्पेक्शन, मैं आपसे फीलर्स और आपके, तो मैं भी आपको फीलर ही दे रहा हूं। लेकिन सापरा जी, हरियाणा में भी ये हुआ, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो बढ़त मिली आपको, उस पर आप आगे बिल्ड नहीं कर पाए, बल्कि और नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वहां पर भी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, जहां लोकसभा में जो आपको बढ़त मिली हुई थी। तो ये बार बार हर चुनाव में अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या जो कमियां थी लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी के पास आई, उसे बीजेपी ने रिकवर किया और उन्होंने अपनी कमियों को पूरा कर या जहां पर उनको लग रहा था कि कहीं पर ट्वीक करना है अपने कैंपेन को, उन्होंने किया। तो आपके कैंपेन में कोई तो कमी रही ना? देखिए, ऐसा है कि जो सत्ता में होता है उसे अपनी कमियां पूरी करने में आसानी होती है। जिस तरह से उन्होंने लाड़की बहन योजना को लेकर के आए, उसे इंप्लीमेंट भी किया, उनको 4-4 महीने की, 5-5 महीने की इंस्टॉलमेंट भी दे दी। आप झारखंड में भी देखिए,
झारखंड में भी जो मैया योजना थी, मेरे ख्याल से उसका इंपैक्ट हुआ। यहां पर लाड़की बहन योजना का इंपैक्ट नजर आ रहा है, मैं अभी यही कहूंगा कि नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा सरकारें होती है, उनको कवर अप करना इजी होता है। जो विपक्ष में होता है उनको कवर अप करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सत्ता में थे, इसीलिए नोट जिहाद भी चला। आपने सभी ने दिखाया कि विनोद तावड़े किस तरह से पैसे बांटने के लिए वहां पर गए थे। उसी तरह से शाहडोल में गाड़ी पकड़ी गई थी, वो शिंदे सेना के विधायक की गाड़ी थी, 15 करोड़ रुपया पकड़ा गया। साठे की गाड़ी पकड़ी गई, वो शिंदे सेना के उम्मीदवार थे, उनके 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। जो नोट जिहाद चला है ना बीजेपी का और महायुति का, तो उससे भी फर्क पड़ा है। सर, बड़ी पुरानी दो कहावतें मैं आपको बोलूंगा। पहला तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और दूसरा सक्सेस इज द सोल अर्थली जज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये बहुत पहले से कहा जाता है। लेकिन के शर्मा जी से मैं एक सवाल पूछूंगा। के शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सर, आप, ये एक बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है, और मैं आपसे थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछ रहा हूं। अगर लाड़की बहन योजना ने कमाल किया तो वाकई में इसके लिए आप सबको बधाई। अगर वहां पर मैया योजना ने कमाल किया तो उसके लिए उनको बधाई। लेकिन सर, आप देख रहे हैं हम क्या ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बकायदा दिल्ली में तो एक कॉन्फ्रेंस चली गई, इसमें चर्चा हो गई कि हम क्या क्या फ्रीबीज देने वाले हैं। हम फ्रीबीज से चुनाव जीत रहे हैं, क्या हम उस ट्रेंड में बढ़ रहे हैं? निशान जी, ऐसा है, ये कांग्रेस की सोच है, ये हमारा विवेचना नहीं है, हमारी व्याख्या नहीं है। ये सापरा साहब बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं, तो ये उनको मुबारक। सच्चाई कुछ और है। जो डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चली और जो डेवलपमेंट के काम हुए, उसके अनुरूप जो है वहाँ की जनता ने जन आशीर्वाद दिया। और कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन ये है कि ये मुसलमानों के राजनीति करते हैं। 20% मुसलमानों के ही राजनीति में फंस के रह गए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले। के शर्मा जी, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे मुझे, तो आपने भी कहा, एक है तो सेफ है तो आपने भी तो कहा, तो ये आपने भी तो मैडम ये गलत क्या है? हाँ, मुझे एक बात बताइए, गलत क्या है? क्या हमने 2001 मिनट सुनिए मैडम, जो पैम्फलेट जारी किया उसको बीजेपी ने ज्यादा प्रमुखता से उठाया और बताया कि देखिए कैसे यहाँ पर वोट जिहाद होने वाला है ना। ये तो है ना, जब 17 सूत्री मांगे लेकर जो है शर्मा जी, फिर आप एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए। आप वापस आ रहे हैं सर, 1 मिनट सुन लेते। देवेंद्र फडणवीस, मोदी आणि शहानी दिवे लावले इथे की त्यांना 120च्या वर जागा मिळत आहेत। महाराष्ट्रातलं वातावरण आणि महाराष्ट्राचा कल ज्या पद्धतीने होता, आम्ही फिरलोय, आम्ही ग्राउंडला होतो, जमिनीवर होतो, हा निकाल लोक तो देखिए, संजय राउत को आप सुन रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक के महाराष्ट्र के जो रुझान और नतीजे हमारे पास आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। सगळ्यांना कळेल, पण आम्ही हा निकाल जरी आला असला, हा निकाल जनतेचा कौल असं मानायला आम्ही तयार नाही। जनतेचा कौल हा नव्हता। 100% मी सांगतो, जय पराजय हे होत असतात निवडणुकीमध्ये। जय पराजय, हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचं नाही। पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने, मला असं वाटत नाही, कारण याआधी म्हटलं जात होतं महाराष्ट्रामध्ये लाडके भाऊ, लाडके आजोबा, लाडके काका, लाडके मामा, लाडके दादा नाही आहेत का? आहेत ना। मी परत सांगतो की काहीतरी गडबड आहे आणि ही मोठी गडबड आहे। महाराष्ट्रावर अडाणीचं बारीक लक्ष होतं। विशेषतः काल अडाणीचा अटक वॉरंट निघाल्यानंतर अशा प्रकारचे निकाल येतील का अशी आमच्या मनात शंका होती। गौतम अडाणीला अमेरिकेतून काल जे अटक वॉरंट निघालं, त्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ते अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे भारतीय जनता पक्षावरच होते, शिंद्यांवर होते। कारण या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त पैशाचा वापर आणि ताकद ही अडाणींनी लावली
आणि आता या निकालावरती गौतम अडाणीचा प्रभाव आहे तो का? देखिए संजय राउत को आप सुन रहे हैं, संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं ये जनता का फैसला नहीं है। जनादेश को खारिज करते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जीत हार तो होती रहती है लेकिन यहां तो कुछ गड़बड़ है। ये कहा है महाराष्ट्र के रुझानों में एनडीए को बहुमत से जबरदस्त सीटें मिलने के बाद। और देखिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं झारखंड की जो तमाम सीटें हैं, 81 सीटें हैं, उसकी डिटेल हमारे पास आ गई है। राजमहल में जेएमएम, दुमका से बीजेपी, धनबाद से बीजेपी, पोटका से बीजेपी, हटिया से बीजेपी, मनोहरपुर से जेएमएम, सिंदरी से सीपीआई-एमएल, बरकटा से जेएमएम का एक दबदबा यहां पर नजर आ रहा है। 45 सीटों पर कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन जो है वो आगे नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार को रिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो यह तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। यानी झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, यह देखिए। महाराष्ट्र के रुझानों पर बोले संजय राउत। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है। बड़ा बयान दे दिया है संजय राउत ने। हमारे साथ पार्था मौजूद हैं, हमारे डेटा मुशाय। लोकतंत्र को मानने वालों को भरोसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये पार्था कहा गया है संजय राउत की तरफ से। जरा इधर आ जाइए और बताइए कि ये इतना हैरान परेशान क्यों नजर आ रहे हैं संजय राउत ये आंकड़े देखकर। देखिए जो उनका जो एस्टिमेशन है तो उसका हिसाब से आया नहीं, ठीक है, बट नहीं, लेकिन वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं सकता, तो उनको एकदम मतलब सरप्राइज है, झटका लगा है, बहुत झटका लगा है। तो इसीलिए बट मैं जितना देख रहा हूँ दोनों का, आप देखिए सिर्फ महाराष्ट्र अलग से हम इस दिन एनालिसिस नहीं कर सकते। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का मैप देखेंगे आपको एक चीज क्लियर हो जाता है। दोनों में 2 स्कीम चालू हुआ, एक लाडली बहना झारखंड में काम किया, हेमंत सोरेन रिटर्न कर रहा है। अच्छा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लाडली बहन योजना का क्या जबरदस्त असर पड़ा है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं मानता। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी उन्होंने क्या मान रहा है नहीं मान रहा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकता है। मैं जितना देख रहा हूं आज का जो रिजल्ट आया, महाराष्ट्र झारखंड आप देखेंगे दोनों एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हाँ आपने पैसा दिया, उस पैसा में आपको वोट मिला। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और क्या है समझ, और ये बड़ा खतरनाक भी है कि फ्री बीस पॉलिटिक्स जो है उसको एक आधार मिलता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। मतलब आप 4 साल कुछ नहीं करके आप उसके बाद एक आप आखिरी के 1 साल में ऐसी योजना लाइए कि पैसे सीधे ट्रांसफर हो लोगों। और मुझे लग रहा है ये जो रिजल्ट्स आया, ये आगे जो इलेक्शंस आ रहा है, समझ दिल्ली, बिहार, आपको वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, ये जो हारा, यूपी, उत्तराखंड, बिल्कुल ये शायद दिखाई देगा। सर विरासत की सियासत की भी हम बात कर लेते हैं। ठाकरे परिवार की विरासत की सियासत का असर देखिए क्या हुआ। आदित्य ठाकरे वर्ली से पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। पार्था थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए। एमएनएस की बात करें, अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे माहिम से आगे चल रहे हैं। यानी बाल ठाकरे के 2 पोतों की सियासी विरासत का पूरा ब्यौरा हमने आपको दे दिया। अब पवार परिवार की बात करते हैं। विरासत की सियासत पवार परिवार की, भतीजे एनसीपी के। विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त किसी से बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आपको प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के सफल और कुशल और सशक्त नेतृत्व और जनता का जो भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने जनता का भरोसा कभी नहीं टूटने दिया। उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। भाजपा गठबंधन जीत रहा है, 2 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, सपा सफा होने जा रही है। यूपी में क्या चला, काम चला या नारा चला? देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की, दंगाइयों की, हत्यारों की पार्टी है और एक दलित बेटी की हत्या करहल में की गई है, उसका जवाब जनता प्रदेश में दे रही है। अंतिम सवाल, अखिलेश यादव पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसी पर चुनाव स्क्रिप्ट थी, उनको मालूम था कि उनको जनता समझ चुकी उनकी असलियत, उनको नकार दिया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो कि निकल रहे हैं बादा। तो देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है, यह कह दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। विपिन चौबे उनसे बात कर रहे थे। पार्था, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप जरा मेरे पास आ जाएं, क्योंकि इस वक्त हम विरासत की सियासत का जिक्र कर रहे हैं। पवार परिवार की विरासत की सियासत का देखिए जिक्र हो रहा है। एनसीपी अजित पवार
बारामती से आगे चल रहे हैं और एनसीपी अजीत पवार का दबदबा नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, यानी असली एनसीपी कौन ये उन्होंने साबित कर दिया है। अब देखिए शरद पवार के पोते रोहित पवार, इनका अभी आना बाकी है, लेकिन युगेंद्र पवार पीछे चल रहे हैं। जाहिर है अजीत पवार आगे चल रहे हैं तो बारामती से युगेंद्र पवार पीछे चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र का वोट शेयर ये बहुत इंटरेस्टिंग है पार्था। एनडीए 49% यानी बिल्कुल क्लियर मैंडेट जो है वो मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जोड़ी ने अपना दम दिखा दिया है। एनडीए 49%, एमवीए महाविकास अघाड़ी बहुत पिछड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का जो कॉम्बिनेशन था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है 32% वोट शेयर के साथ। अब आप देखिए यहां इधर ये देखिए एकदम मिरर है। झारखंड में देखिए ये महाराष्ट्र का पूरा मिरर। हाँ, पार्था जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल तस्वीर एकदम उलट गई है। महाराष्ट्र से एकदम उलट तस्वीर झारखंड में नजर आ रही है। में देखिए वोट शेयर जेएमएम प्लस यानी 44% और बीजेपी 37%। अगर आप पार्था इधर आ जाए, थोड़ा सा आंकड़े जो हैं वो छिप रहे हैं। बीजेपी प्लस 37%, कांग्रेस जेएमएम 44%। अंतर आप देखिए कितना जबरदस्त है, यानी हेमंत सोरेन सरकार को रिटेन करते हुए सीधे तौर पर मुझे लग रहा है ये जो वोट शेयर का नंबर है आप देखेंगे ऑलमोस्ट मिरर, मतलब 49, 44, 32, 37। तो ये एक्चुअली आज के इलेक्शन का सबसे बड़ा जो आपका बिल्कुल टेक अवे पॉइंट कह सकते हैं। चुनाव में पूर्व सीएम के रिश्तेदार किसका क्या हुआ ये देखिए। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से ये आगे चल रही हैं। जमशेदपुर पूर्व पूर्णिमा साहू रघुबर दास की बहू ये बीजेपी से आगे चल रही हैं। तो ये दो बड़े चेहरे जिनका हमने आपको लेखा जोखा दिया। अब आ जाते हैं बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन का बेटा, ये पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी, ये भी पीछे चल रही हैं। तो चुनाव में पूर्व सीएम के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या हाल है ये हमने आपको बताया। और देखिए संजय राउत जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद है, उन्होंने कह दिया है कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये जनादेश नहीं हो सकता, ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, ये वो क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए शिबू सोरेन, इनकी विरासत की सियासत, हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपना दबदबा जो है वो साबित कर दिया है। बरहेट से आगे चल रहे हैं और एक बार फिर हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होंगे, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कल्पना सोरेन गांडे से हेमंत सोरेन की पत्नी, वो भी आगे चल रही हैं। लेकिन दुमका से बसंत सोरेन जो कि बेटे हैं शिबू सोरेन के, वो पीछे चल रहे हैं। और सीता सोरेन बहू उनकी जामताड़ा से, ये भी पीछे चल रही हैं। ये बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी। पार्था, मैं चाहूंगा अब जरा आप अपनी जादुई वॉल पर हमें बताएं कि इस वक्त महाराष्ट्र क्या पूरी तरह से भगवा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सेम मैं देख रहा हूं हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहा है। देखिए ये मैं बोल रहा हूं, जे आप जो रिजल्ट्स आए, अब मैं झारखंड खोलूंगा तो आपको लग रहा है जे भाई ये तो मतलब ब्लू यूपीए की आंधी है, यूपीए का आंधी है। तो क्या हो रहा है देखिए, ये क्या है, कोई एक स्कीम इतना बड़ा काम कर गया, ये शायद मतलब बिग केस स्टडी, आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही साथ हो रहा है। ये देखिए ये है महाराष्ट्र का पिक्चर। आप पूरा देखेंगे कुछ दूसरा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब सेम झारखंड देखिए, आप देखेंगे कुछ मिल ही नहीं रहा है। झारखंड में आपको हर तरफ नीला रंग नजर आएगा, जैसे महाराष्ट्र में हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा था। यहां पर चली है मैया योजना, महाराष्ट्र में चली है लाडकी बहना योजना और इसका बड़ा असर निश्चित तौर पर यहां नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि कहीं पेच वेच नहीं फंसा हुआ है, मतलब किसी तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, किसी तरह की खरीद फरोख्त, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आप देखिए जो रिसर्च पॉलिटिक्स करने वाला वो बंदा ही सब हार रहा है। हाँ, आप देखेंगे आपका कांग्रेस का सबसे जो बड़ा लीडर है बाला साहब थोराट पीछे चल रहे हैं। हाँ, बीजावटी पीछे है, ठीक है, सुनील केदार उनका वाइफ पीछे चल रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन पार्था यहाँ पर तो एक बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि इस बार चुनाव तो इस बात का भी था कि असली एनसीपी कौन, असली शिवसेना किसकी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ये साबित कर दिया है क्या कि असली पार्टियां वही हैं? देखिए वो अभी क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ही है आपने महिला योजना में पैसा दिया, हाँ, आपको सब वोट डाल रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये एक योजना क्या जीत और हार का पैमाना हो सकती है? ये देखिए यही तो नंबर तो ही बोल रहा है। आप देखेंगे इधर ये पिक्चर देखिए और इधर महाराष्ट्र में पिक्चर देखिए, दोनों क्या है, आप रिवर्स है, मतलब मिरर में, मतलब आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो सेम आपको लगेगा क्या हो गया। एक ही दिन में एक इंडिया में दो स्टेट का रिजल्ट आ रहा है,
एक में बीजेपी क्लीन स्वीप मार रहा है, एक में बीजेपी स्ट्रगल मतलब हार रहा है। तो इसमें क्या है आप समझ लीजिए, ये सारे जो क्वेश्चंस है कौन असली है ये है, उसने कुछ काम ही नहीं किया। ये सब सवाल जवाब जो हैं ये सब पीछे रह गए हैं और उधर लाटकी बहना योजना और इधर मैया योजना ने कमाल कर दिया है। पार्था का असेसमेंट यही कह रहा है, यानी महाराष्ट्र में महायुति सरकार रिटेन होती हुई नजर आ रही है और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है। देखिए शांत एंड सुमेरा, ओवर टू यू। कुछ और समीर, लेकिन देखिए बड़ी बात है कि क्या यही बड़ा फैक्टर है या ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है क्या महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी? इस पर बात करेंगे, महिला वोटर की बात करेंगे और महिलाएं इतना अहमियत रखती हैं कि अब तमाम दल उनको ये तमाम चीजें देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन फिर फ्रीबीज को लेकर भी चर्चा होगी हम। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दो बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस की रांची में अहम बैठक हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। झारखंड में 47 सीटों पर जेएमएम प्लस आगे है। गुलाम अहमद मीर और तारिक अनवर की ये बैठक है। गुलाम अहमद मीर को यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया गया था। जो रुझानों में बहुमत के बाद अहम बैठक हो रही है ये। गुलाम अहमद मीर इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे थे झारखंड में, और ये सवाल भी उठा था कि गुलाम अहमद मीर को क्यों बनाया गया है चुनाव प्रभारी। झारखंड कांग्रेस की रांची में ये अहम बैठक, जिसमें गुलाम अहमद मीर और तारिक अनवर दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। जो झारखंड के इस वक्त रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम 47 सीट पर आगे और बीजेपी प्लस 31 सीट पर आगे है। लेकिन वर्ली में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य आगे चल रहे हैं। करजत में जामखेड़ से रोहित पवार पीछे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। और मानखुर्द में नवाब मलिक चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। नवाब मलिक का विरोध किया गया, उसके बावजूद अजित पवार की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया था। बीजेपी ने अपने आप को उनसे अलग किया था। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, संजय जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, देखिए आपने अभी जब हम आकलन कर रहे थे इस पूरे डेटा का, तो समीर ने और जो डेटा मुशाह उन्होंने बताया कि झारखंड में भी महिलाओं को जो इंसेंटिव दिया गया और महाराष्ट्र में भी जो इंसेंटिव दिया गया वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनकर ऐसा लगता है कि उभर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के जो नंबर्स है उस पर मेरा एक और सवाल आपसे है कि पहला, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है दोनों जगह पर या ये चेंज मेकर की तरफ पर काम कर रहा है? और दूसरा, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को बदल रही है और बदल देगी, पूरा लैंडस्केप बदल देगी, मराठा राजनीति को बदल देगी? देखिए, जो अभी जो नज़र आ रहा है, जिस प्रकार के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गणित का पर्चा तैयार करके गई थी और अंग्रेजी का पेपर आ गया और टॉपर जिसकी जो उम्मीद थी कि जो टॉप करेगा वो बंदा फेल होता नज़र आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देश की राजनीति इशू बेस्ड, लेगेसी बेस्ड राजनीति से बहुत आगे चलकर प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट बेस्ड राजनीति हो गई है। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि चुनाव हो जाने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में रिजॉर्ट में और बाकी मीटिंग्स होती थी। अब वो मीटिंग्स चुनाव से पहले होने लगी हैं। जो मैनेजमेंट बेटर करेगा वो जीतेगा। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अलायंस की प्रॉब्लम ये थी, जो विपक्ष की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि जीतने से पहले इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मुख्यमंत्री का दावा करने लगे थे लोग। और जहाँ तक कांग्रेस के हाईकमान का सवाल है, वो बिल्कुल किसी बीमार की तरह है कि या तो हाई बीपी होता है या लो बीपी होता है। हरियाणा में उन्होंने इतना कंट्रोल रखा कि वो गलत साबित हो गया और महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी। मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस ने और पूरी की पूरी विपक्ष ने जो चुनाव है मुंबई से लड़ा और बीजेपी ने और जो पूरी की पूरी जो पार्टी है उसने दिल्ली बैठकर पूरे के पूरी मैनेजमेंट को संभाला। कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उसने भी वो जो इंटरेस्ट होता है, जो दिखता है उनका, उस तरह से नहीं दिखा, ये कहा जाता है। महाराष्ट्र का ये रिजल्ट रीडिफाइन कर रहा है बहुत हद तक, सबके लिए रीडेफिनेशन है, न्यूज़ एंकर्स के लिए, सेफोलॉजिस्ट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। क्योंकि देखिए, कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, 31-17 का आंकड़ा। लेकिन देखिए सर, झारखंड ना, इसको एक झारखंड इसमें एक अपवाद नहीं है, लेकिन वो भी एक केस स्टडी है। बड़ी खबर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने सीधे प्ले करिए। पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ऊपर आंकड़ा देखते रहिए, 221, 54। ये 54 शिवसेना का नहीं है, एमवीए का है। ये 54 शरद पवार की अकेली पार्टी का नहीं है, एमवीए का है। पूरी बीजेपी बस एक ही के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन जो पिछले 40 साल का ट्रेंड है महाराष्ट्र में वो अभी भी होगा। कोई सिंगल पार्टी सरकार नहीं बना पाती, वहां पर अलायंस होता है। अवधेश जी, मैं एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और ये बड़ा हार्ड हिटिंग सवाल है, मुझे 10 बार सोचना पड़ा। 2 लोगों का इंटरव्यू हमने किया, नाना पटोले
और देवेंद्र फडणवीस, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे, अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों विदर्भ से आते हैं। मैंने उन दोनों से सवाल पूछा संजय राउत पर, आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं उनको नेता नहीं मानता। नाना पटोले ने कहा हाँ वो आपकी बिरादरी के हैं, ठीक है वो बोलते रहते हैं और अक्सर ये लोग तल्खी रहती है। संजय राउत के अभी भी तेवर बड़े तल्ख थे। क्या वो संजय राउत इंडिविजुअल नहीं होते, कई फैक्टर्स होते, क्या वो इस अलायंस में कॉग इन द व्हील थे? नहीं, उसके लिए तो एक फिल्म का गाना है, दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। देखिए, संजय राउत हीरो तभी बने जब उद्धव ठाकरे जी को तोड़ करके भाजपा से अलग करके वो महाविकास अघाड़ी शरद पवार के नेतृत्व में उनकी रणनीति में बना के चले गए। उसके पहले संजय राउत की ये हैसियत कभी भी शिवसेना में या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं थी। तो उनका वहां से हुआ, वो उनकी भूमिका थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, एक गठबंधन को तोड़ दिया। ये जो जनादेश है उसके विरुद्ध जनता का एक विद्रोह है। केवल इसीलिए मैं कह रहा था, दोनों को मिला के जब ये पूछ रही थी कि महिलाओं का क्या 28 लाख महिलाओं जो है केवल पुरुष से कम वोट डाली थी, जबकि 53 लाख महिला वोटर ज्यादा थे, लेकिन 16-17% का अंतर केवल महिला वोटर से नहीं हो सकता है। नहीं, बट वो फैक्टर है क्या, अहम फैक्टर है या नहीं? सुनिए, फैक्टर है, लेकिन उसके साथ प्लस फैक्टर क्या है? मैं बर्ली के एक शायद आप ही के टीवी पर मैं सुन रहा था, एक मतदाता निकला कि मैंने जीवन में कभी वोट नहीं किया, मैं लोकतंत्र विरोधी हूं, लेकिन जिस ढंग से एक समुदाय एक पार्टी को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए, तो मैं निकल के आके वोट करने आया हूं। तो आप इस फैक्टर को, माने 4% वोट बढ़ना, मुंबई और सबर्बन एरिया में वोटिंग बढ़ना, ये बता रहा था कि लोकसभा चुनाव की परिस्थिति बदल चुकी है। जिस ढंग से एमबीए को समर्थन। हमारे साथ बाकी बाहर से भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके अलावा तुहिन सिन्हा भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी होंगे, लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर बाकी जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी ले लेते हैं, फिर तुहिन आपके पास और सापरा जी भी हमारे साथ बने हुए आपके पास आएंगे। सर, संतोष भारतीय जी, आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक कौन सा फैक्टर है सबसे अहम फैक्टर महाराष्ट्र में जो काम कर रहा है बीजेपी के लिए? सर, फिर उसके बाद आपसे भी सर संक्षेप। सुमेरा जी, आप एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, ज्योति बसु के बाद कुछ ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम प्रमुख है। महाराष्ट्र में जो भी रिपोर्टर घूमे हैं, मैं भी घूमा हूँ, हमने कहीं पर भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं देखी। एकनाथ शिंदे के खिलाफ हमने कहीं गाली गलौच नहीं देखी लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दीजिए। अब अभी जो संजय राउत कह रहे हैं, ये तो उनकी अपनी भाषा है, वो बोल नहीं कि हम इस जनादेश को नहीं मानते, लेकिन ये जनादेश है और पक्का जनादेश है, और इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। और तो आपके मुताबिक ये बड़ा जी जो कह रहे हैं वो भी सही है। एक बड़ा फैक्टर महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, महिलाओं का रोल है, और शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होना एक बड़ा फैक्टर है। जयशंकर गुप्ता जी, आपके मुताबिक? नहीं, पहली बात ये है सुमेरा कि जैसे अवधेश जो कह रहे थे कि जनादेश एक अलग तरह का है, लेकिन लोकसभा में यही जनादेश कुछ और था। लोकसभा में तो एनसीपी और शिवसेना का जो बंटवारा हुआ था उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया था, वो बात नहीं है। दरअसल 2-3 बातें उभर करके आ रही हैं। एक तो ये कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारती है तो अपने हार के कारणों से सबक लेकर के अगली जीत के प्रयास में जुट जाती है। कांग्रेस को जब भी थोड़ी सफलता मिलती है तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस उस पर हावी हो जाता है। एक दूसरा ये कि अब देश में चुनाव जो है सांप्रदायिक नारों के आधार पर लड़े जाएंगे, मतदाताओं को रिश्वत दे करके लड़े जाएंगे। जिस ढंग से कटेंगे तो बटेंगे, और जिस ढंग से एक हैं तो सेफ हैं। और उसके अलावा देखिए, आप लाड़की योजना दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सफल हुई है, तो फिर मैया योजना झारखंड में भी सफल हुई है। लेकिन सर एक मिनट सर, हम यहाँ पर एक फैक्टर को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, और वो फैक्टर है आदिवासी वोट। अगर मैं झारखंड देख रहा हूं, खासकर ये देखते हुए कि हेमंता बिस्वा शर्मा वहां पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई झारखंड में, और झारखंड में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और सर, ये जो जीत है ना, महाराष्ट्र की जीत बहुत अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो जहां पर वो पॉकेट्स, डेटा मोशाय से हम पूछेंगे आदिवासी बेल्ट में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि जो मैप सामने आया उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी हो, मैं चाहता हूं कि अच्छी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि झारखंड में भी सब लोग अच्छा करें। मैं ये चाहता हूं कि बेसिकली एक पिक्चर क्लियर होकर आए कि आखिर हो क्या रहा है। ये पिक्चर तुहिन सिन्हा हमारे साथ है। तुहिन जी, मैं समझना चाहता हूं आपसे, और ये बड़ा
बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है झारखंड में क्या हुआ, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। देखिए अब हम वेट नहीं करेंगे कि अभी अर्ली ट्रेंड से साफ दिखाई दे रहा है सर, महाराष्ट्र में आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन झारखंड में थिंग्स वेंट रॉन्ग और झारखंड में सारे आकलन उल्टे पड़ गए। क्या हुआ वहां पर? देखिए निश्चित तौर पर आज शाम जो है जब एक बार सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है झारखंड पे आकलन किया जाएगा। इस वक्त भी मुझे लगता है कि देखिए परिणाम शायद बदले नहीं, लेकिन जो मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में, कोल्हान के क्षेत्र में, संथाल के क्षेत्र में इस बार पहले की तुलना बहुत ही एक जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा ज़्यादा थी, फाइट जो है क्लोज थी। लेकिन हाँ, जो विषय हमने उठाए जो जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन का विषय जो आज संथाल परगना के एरिया तक सीमित नहीं है, मैं 8-9 दिन था वहाँ पर, रांची के क्षेत्र में, जमशेदपुर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र पे भी जिसकी गूंजें सुनाई पड़ रही हैं, वो क्यों वो मतदाताओं के मन में वो प्रभाव नहीं डाल पाए, ये आज शाम आपने बड़ा हो जाने दीजिए। आपने बड़ा मैच्योर जवाब दिया मेरे को, मैं इसको आपको बधाई दूंगा। लेकिन सापरा सर बहुत सीनियर और ही इज अ मैन ऑफ नंबर्स। अगर बहुत सारे हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, इस बात को नहीं जानते होंगे कि सापरा सर इज अ मैन ऑफ नंबर्स। सापरा सर एक चीज मुझे बताइए, क्या ये इंडिकेशंस नहीं है कि कांग्रेस जब भी अपने रीजनल अलाय पर पूरी तरह भरोसा रखती है तो थिंग्स टर्न अराउंड डिफरेंटली, एब्सोल्युटली डिफरेंटली? वो रीजनल अलाय महाराष्ट्र में थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, झारखंड में देयर वाज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। या फिर जब आपकी रीजनल लीडरशिप बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहती है, मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा हिमाचल का, जब आपकी रीजनल लीडरशिप एकदम क्लियर होती है, जब आपका रीजनल अलायंस एकदम क्लियर होता है, तब चीजें अलग होती हैं। महाराष्ट्र में वो कंफ्यूजन था, महाराष्ट्र में लास्ट मोमेंट तक बार्गेनिंग चल रही थी, थिंग्स वेंट रॉन्ग। झारखंड में वो चीजें नहीं थी, आपने एक्सेप्ट किया कि वो आपके सीनियर पार्टनर है, थिंग्स वेंट राइट। इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस, बट क्या आप इसको मानते हैं? देखिए जब इस तरह के रुझान आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के रुझान आपके चैनल पर हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला हुआ है, ये बात तो होती है। लेकिन आप ये देखिए कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारे जो अलायंस पार्टनर है उसके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर रहे या हम उन पर निर्भर थे इसलिए हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीजें तो लोकसभा के चुनाव में भी नहीं सर मैं कह रहा हूं जब आप स्टेट इलेक्शंस लड़ते हैं, उस समय तो हम लेट मी पुट इट स्ट्रेट, जब आप स्टेट इलेक्शंस लड़ते हैं और स्टेट इलेक्शंस में आप अपने रीजनल अलाय पर ज्यादा भरोसा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, जब आप अपने रीजनल अलाय पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं तो थिंग्स टर्न आउट डिफरेंटली। लेकिन जब वो रीजनल अलायंस अगर गड़बड़ होता है, जैसे महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ हुआ है, कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। नहीं देखिए जो महाराष्ट्र की पिक्चर है ना, इसमें मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई है। ये आपके रुझानों से नजर आ रहा है कि जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, पूरी तरह से ध्रुवीकरण का मूवमेंट जो चलाया था, चाहे वो वोट जिहाद था या बटेंगे तो कटेंगे था या एक है तो सेफ है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चली हैं, ऐसा ये रुझानों से अभी नजर आ रहा है। और दूसरी बात, जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम है वो भी कहीं ना कहीं इनको कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। फ्री बीज जिस तरह से लाड़की बहन योजना, उसी तरह से हमारी योजना झारखंड में सक्सेस नजर आ रही है। सापरा जी, लेकिन जो नंबर्स अभी दिख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के नंबर्स दिख रहे हैं, जो आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, आप छोड़ दीजिए बाकी दलों को भी, आप कांग्रेस पार्टी को ही अगर देखेंगे तो 102, 103 सीटों पर लड़ने के बाद आप 25 पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अपना कैंपेन कैसे था, उस पर भी सवाल उठते रहे। कैसे वहां पर अगर राहुल गांधी एक रैली करने के लिए गए, फिर एक हफ्ते तक नहीं गए, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री और बाकी तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो किस तरह से जगह जगह जाकर कैंपेन कर रहे थे। तो क्या आपके कैंपेन में, क्या आपके जो आपने वहां पर ताकत लगाई, दम लगाया, उसमें कमी रही और इस वजह से ये नतीजे हैं? आपके मुताबिक क्या आकलन आपकी अपनी पार्टी के लिए है यहाँ पर? देखिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी में आंतरिक आकलन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा इसके ऊपर कि किस तरह से कहां पर हमारी कमियां रही। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी आए प्रचार के लिए फिर एक हफ्ता नहीं आए। हम तो यूं भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव के अंदर प्रचार किए और आखिरी के 6 दिन नहीं थे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है, एक मैसेजिंग होता है
कि ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहा, वो कहीं ना कहीं आपके रुझानों में नजर आ रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने नोट फॉर वोट भी चलाया उन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। आपने ध्रुवीकरण बोला, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा करोड़ रुपया पकड़ा था सापरा जी, फिर आपसे ये सवाल भी है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया, लेकिन आपके पक्ष में नौमानी जी ने अगर ये कहा कि आप ये तमाम मुद्दों को मान लेंगे तो हम आपको वोट करेंगे, अगर ये नहीं होता तो आपको नुकसान नहीं होता क्या? ये छवि बनी आपकी? स्पष्टीकरण देता हूं जी। नहीं, मैं इसमें स्पष्टीकरण देता हूं आपको, जरा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। ये नोमानी जी का जो विषय है ना, इसके ऊपर नाना पटोले जी ने 6 नवंबर को ही उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये चिट्ठी जो दिखा रही है मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी मेरी नहीं है, ये फर्जी चिट्ठी है। आपको पता है आजकल एआई के माध्यम से या जो इनकी व्हाट्सएप फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की, उसके माध्यम से अनेक सारी चीजें होती है। तो ये एक जो फेक कैंपेन था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब होती है। जरा ये एक नैरेटिव में एक पॉइंट रखा है, नैरेटिव बना, वो इस पर बीजेपी का रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि आपने उन पर आरोप लगाया है, हम रिएक्शन जरूर लेंगे। लेकिन बिग बॉल पर ये चैनल और मैं और सुमेरा, हम सब एकदम न्यूट्रल चीजें आपके सामने रख रहे हैं। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम वोटर के साथ जरूर हैं, और इसीलिए उसने क्या रिफ्लेक्ट किया है वो दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र में अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम कुनबी ओबीसी की बात करें तो ये बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। 58 सीट्स में एनडीए 15, एमवीए 42 और यहां पर अदर्स 1। ये अभी आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चेंज करिए इसको जरा, नेक्स्ट दिखाइए सुमेरा। जी, हम अलग अलग फैक्टर्स ने और किन सीटों पर उनका प्रभाव है और उस पर क्या असर हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बाद मराठा प्रभाव वाली जो सीटें हैं, वहां पर क्या नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं और क्या रुझान दिख रहे हैं, हम आपको वो दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र में 171 सीटें हैं जो मराठा बाहुल सीटें हैं, और इसमें महाविकास आघाड़ी को 100, मुझे लगता है कि हमारे जो ये नंबर्स हैं इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ नंबर्स में गड़बड़ हो गया है। ये करेक्ट करिए जरा, ये रिवर्स है, एनडीए के लिए हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ये कुछ गड़बड़ हो गया। आई थिंक इट नीड्स अ करेक्शन। हम लोग इस पर वापस आएंगे। इट नीड्स अ करेक्शन। कुछ गड़बड़ यहां पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज द नंबर्स एनडीए की जगह एमवीए, एमवीए की जगह एनडीए। वी सॉरी, दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच। लेकिन तुहिन जी, एक बड़ा सवाल यहां पर सापरा जी ने कहा कि ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए। उनका यह कहना है कि आप लोगों का जो वॉर स्लोगन था उसमें आपने हिंदू वोट बैंक को डिवाइड नहीं होने दिया, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। आपका टेक इस पर? सपरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चाहते थे हिंदू वोट डिवाइड हो, हमने उसको नहीं होने दिया। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है भाजपा की सोच के लिए, भाजपा के कैंपेन के लिए। देखिए, जो भी व्यक्ति वहां पिछले 2-3 हफ्तों में ग्राउंड में घूमा है, वो इन परिणामों से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होगा। मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूं कि 160 मिनिमम और 180 संभवतः क्रॉस करने वाली है भाजपा। ये उससे भी बढ़कर परिणाम है, लेकिन इसके पीछे कारण है। देखिए, हम हमेशा जहां हम जीतते हैं वहां लास्ट के 2 हफ्तों में जो है वो हम पीक करते हैं, और हमारा कैंपेन जो था वो बहुत ही बहुमुखी कैंपेन था। एक तरफ वैचारिक विषय थे, जैसे एक हैं तो सेफ हैं, एक तरफ लड़की बहन योजना की जो बेनिफिट्स हैं उसको दर्शाया जा रहा था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो महाराष्ट्र का महत्व है विकसित भारत की यात्रा में, उसको दर्शाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिछले 2 हफ्तों में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रही थी, उलेमा का सपोर्ट ले रही थी, और लेकिन सर एक शरद पवार की पार्टी 2 कदम आगे जाके बिटकॉइन स्कैम में एंगेज कर रही थी। तुहिन जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। सुमेरा, आप कुछ पूछिए। तुहिन जी, इसी पर एक सवाल। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हिंदू वोट को डिवाइड करने की बात कर रही थी जाति के आधार पर, हमने डिवाइड नहीं होने दिया, हमारी सफलता है, एक है तो सेफ है, हमने जो नारा दिया वो चल गया। यानी सामने आपने मुसलमानों को दिखाया कि देखिए ये कैसे इनका तुष्टीकरण करेंगे। आप इसमें सफल हुए कि मुसलमानों के विरोध में आपने हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया और उसमें सफल हुए आप? क्या ये भी मानेंगे? हम हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को मानते आए हैं, और आज भी जो भी आप जन कल्याणकारी योजना उठा के देख लें, उसमें मुसलमानों के कवरेज प्रतिशत 25 से 35% हैं, जो कि उनकी आबादी से कहीं अलग है। लेकिन हाँ, पिछले 1 वर्ष में
और पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से, जिस द्वेष भावना के साथ राहुल गांधी ने विभाजित करने का प्रयास किया, और मैं जातियों में जा ही नहीं रहा, उन्होंने आर्मी को विभाजित करने का प्रयास किया। ये तक कहा कि अग्निवीर स्कीम केवल इसलिए लाया गया है ताकि बड़े लोग जो है, बड़ी जाति के लोग अफसर बने, छोटी जाति के लोग अग्निवीर